अब हम बात करेंगे कि कोई आदमी बहुत ज्यादा दारू पी लेता है, तो दारू पीने के बाद नशे में एक कहावत है, एक कविता है। अच्छा चलो, वो बताने योग्य नहीं है। नहीं तो बहुत जबरदस्त, हम बचपन में वो कविता पढ़ा करते थे। नशेड़ियों की कहानी है। चलो, इस अच्छे लोगों के सामने बताने योग्य चीज नहीं है। तो कोई भी आदमी जब नशा करता है, तो नशा करने के बाद तो क्या हो जाता है, वो बीबी को डंडे मारेगा, कभी बीबी से डंडे खाएगा। तो किसी दिन बीबी अगर उसकी पत्नी खूब जबरदस्त जोर से मार दे, गुस्से के तिल मिला करके, तो कहीं चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, कहीं गिर जाए तो चोट लग जाता है। और दारू पीने वालों के होश तो ठिकाने में होता ही नहीं है। अपने आप को तुर्रम खान समझते ये लोग कि मैं ही बड़बान हूँ, मैं ये हूँ, है ना। और नशा करने वाले होते ना, जिस दिन नशा नहीं करते वो दिन भर पड़े रहते, सोते रहते। जिस दिन नशा इंजेक्शन लगाया, उस दिन मतलब पूरे गांव में उनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। बस ये हो जाता। तो उसके बीच में झगड़ा करना, मुक्केबाजी करना, बीबी से कभी डंडे खाना, कभी बीबी को डंडे मारना, तो इससे शरीर में क्या होता है, व्रण होता है, घाव होता है। तो इसी अवस्था को देख करके देखो, चरक जो चिकित्सा जो हमारा ग्रंथकार जो है, इन्होंने ना ये चिकित्सा स्थान के क्रम को किस हिसाब से रखा हुआ है ना, किस तरह से रखा है। अब इन्होंने कहा कि भैया, ये जो व्रण की जो बातें हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला कि विष की चिकित्सा के बारे में बात किया। फिर इनके याद में आया कि यार वो विष तो नहीं है, लेकिन फिर मद्य जो है, दारू जो है, वो भी, उसके गुण भी विष के ही समान है। तो विष की चर्चा करते करते दारू की चर्चा करने के लिए आ गए। 24 नंबर वाला अध्याय दे दिया उन्होंने कि चलो, ये विष डायरेक्टली प्रत्यक्ष विष तो नहीं है, लेकिन विष से कम भी नहीं है, क्योंकि विष का जो गुण है वो ओज के गुणों के विपरीत है, और ऐसे ही दारू के भी गुण उसके विपरीत है। और दारू की चर्चा करते करते कहा कि भैया ऐसा है, दारू पीने वाले आदमी तो कहीं चोट लगेगा, गिर जाएगा, झगड़ा होगा। तो वहां पे फिर कहा कि हाँ यार, दारू पीने के बाद दारू पीने वाला आदमी या कोई भी दूसरा व्यक्ति, उसको अगर चोट लग जाए, कहीं से गिर जाए, है ना, चोट लग जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस स्थिति को उन्होंने व्रण कहा। क्या बोला? व्रण बोला। अब जो व्रण है वो कितने प्रकार के होते हैं? निज व्रण और आगंतुज व्रण। निज का मतलब है कफ, पित्त और वात, इन दोनों दोषों के कारण से होने वाले व्रण। और आगंतुज व्रण का मतलब है कहीं से गिर गया, चोट लग गया, किसी ने पत्थर मारा या कुछ भी हो गया, ऊपर से पेड़ से गिर गया, चाकू लग गया, कुछ भी हो गया, तो आगंतुज है। लेकिन जब हम निज व्रण और आगंतुज व्रण की बात करते हैं, चरक में क्या लिखा है कि भैया जो आगंतुज व्रण है, वो व्रण भी बाद में जाकर के निज व्रण में ही कन्वर्ट हो जाता है। निज व्रण का संबंध दोषों से होता है, आगंतुज व्रण का संबंध दोषों से रिलेटेड नहीं होता। तो आगंतुज व्रण यानी किसी बैल ने मारा, गाय ने मारा, किसी ने मुक्का मारा, कहीं गिर गया, पैर में चोट, मोच आ गया, वो बाद में जाकर के दोषों को बिगाड़ता है। दोष बिगड़ने पर वो क्या हो जाता है? निज व्रण में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो तरह की बातें हो गई, निज व्रण, आगंतुज व्रण। आगंतुज व्रण की चिकित्सा जो है, मलम पट्टी लगाना, उसको जैसे कि सीवन करना, उसको ऑपरेशन करना, जिन्हें हम टाँका लगाना बोलते हैं, ये आगंतुज व्रण के सद्य चिकित्सा के संदर्भ में, कि जल्दी उसमें ऐसा कुछ उपलेप, कुछ दवाइयां उसमें लगा लो, पट्टी बांधो, ये सारे आगंतुज व्रण की चिकित्सा। आगंतुज व्रण की चिकित्सा जैसे उसको कोई लेप लगाया या पट्टी बांधा या ऐसे कुछ किया, तो वहां पर आगंतुज चिकित्सा में हमें दोष के ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वही चीजें अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, किन्हीं कारणों से लंबे समय तक बना रहा, तो फिर वो दोषों को प्रभावित करके
वो आगंतुज व्रण भी, आगंतुज डिजीज भी बाद में निज रोग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो बाद में दोषों को बिगाड़ करके शारीर रोग के संदर्भ में वो आगे बढ़ता है। प्रतिभा जी आया समझ में? तो बाद में वही आगे मान लो कोई आदमी छत से गिर गया नीचे, तो हड्डी टूट गया या शरीर में कहीं चोट लग गया, घाव हो गया, तो पहले तो आपने क्या किया उसका उसका आपने पहले तो पट्टी वट्टी बांधा, या अगर चोट घाव कट कट हो गया है तो उसमें आपने टाका वगैरह लगा लिया। ये तो हो गया आगंतुक। लेकिन अगर उससे कुछ नहीं हुआ तो बाद में वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दोषों को प्रभावित करेगा। जब दोष प्रभावित होगा तो उसके बाद जब हमारी चिकित्सा होगी, तो वो निज चिकित्सा, निज रोग, निज व्रण के संदर्भ में दोषों के आधार पर कौन सा दोष बढ़ गया, इससे कफ बढ़ा, पित्त बढ़ा, वात बढ़ा, तो उसके हिसाब से हमारी चिकित्सा होगी। तो व्रण के संदर्भ में दो बातें, निज और आगंतुज। और दूसरा एक क्रम है आभ्यंतर व्रण और बाह्य व्रण। अब ये जो व्रण है वो शरीर के अंदर है या बाहर है? शरीर के अंदर के जो व्रण है उसकी चिकित्सा थोड़ा अलग होता है, और शरीर के बाहर अगर व्रण है, त्वचा में है ना, शरीर के स्किन के कहीं पर भी है, मतलब मांस में है, समथिंग ऐसा कुछ है, तो उसकी चिकित्सा बाह्य व्रण के संदर्भ में होगा। अब व्रण के बारे में एक और विधि भी है चिकित्सा के लिए। उसमें क्या है कि पक्व व्रण और अपक्व व्रण। चाहे आप कैंसर के लिए काम करो, चाहे आप अल्सर के लिए करो, चाहे आप ट्यूमर के लिए करो, एब्सेस के लिए करो, हर जगह जो व्रण है वो फाइनली बाद में जाकर के पका हुआ है या कच्चा है। जैसे ये लोग जो वाइप्सी करते हैं, एलोपैथ आयुर्वेद वाले बायोप्सी जब करते हैं, लेकिन बायोप्सी में मुझे एक समझ में, एक मेरे पेशेंट था यहाँ पर, उसको ब्रेस्ट में कैंसर, ब्रेस्ट में मैंने चर्चा किया था ना पहले, एक लेडीज, उसको मैंने लिच्छ थेरेपी किया था ऐसे करके। तो लिच्छ थेरेपी बाद में 6-7 दिन के बाद फिर जस का तस हो जाना। फिर मैंने कहा कि भैया ये तो साध्य समझ में नहीं आ रहा है, साध्य नहीं लग रहा है। मैंने उसको छोड़ दिया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन किया, ब्रेस्ट को काट दिया। काटने के 2 दिन में ही उस लेडीज की मृत्यु हो गई, मर गई वो बेचारी। तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि जो व्रण है उसको, मतलब वो कच्चा है या पका हुआ है। कच्चा अगर है तो उसकी चिकित्सा अलग तरह से होगा, अगर वो पका हुआ है तो उसकी चिकित्सा थोड़ा अलग तरह से होगा, है ना? तो हमारे सामने जब व्रण आ जाता है, एब्सेस आता है, अल्सर एब्सेस के रूप में हमारे पास आता है, तो क्या हो गया, फोड़ा हो गया, पक रहा है या नहीं पक रहा है। दो बातें होती है। जैसे कोई भी आदमी है, कहीं फोड़ा हो गया तो डॉक्टर के पास जाते तो क्या बोलते, भैया ये तो कैंसर हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग। लोगों को क्या हो गया जी, कैंसर हो सकता है, चलो जाकर के काटो और बायोप्सी करो। तो बायोप्सी करने के लिए जब भेजते हैं तो आयुर्वेद उसी के बीच में एक बात बोलता है कि उसको काटना है कि नहीं काटना है, कब काटना है। मतलब आप लोग भी इस बात को विचार कर लो कि बायोप्सी करने की एक शरीर शारीर अवस्था होता है, उस अवस्था में ही हमें उसको काटना है। कच्चे जो व्रण है उसको काटना नहीं है, मेरा कहने का मतलब। तो ये जो अध्याय नंबर 25 है, इसको हमें थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, इसको बहुत ज्यादा हम बात तो नहीं करेंगे। ये हम यहाँ पर पक्व और अपक्व, इस संदर्भ को हम थोड़ा यहाँ समझेंगे। बाकी जो व्रण है उसके अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ इन्होंने बताया है। तो देखिए जरा, निकालिए जरा सूत्र क्रमांक 25, चिकित्सा स्थान, सूत्र क्रमांक 25, अध्याय नंबर 25, द्विव्रणीय चिकित्सा, द्विव्रणीय चिकित्सा, द्विव्रणीय चिकित्सा। इसको द्विव्रणीय क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो व्रण है ये दोनों भेद से युक्त है। एक का नाम है आगंतुज, दूसरे का नाम है निज। ये दो प्रकार के मुख्य भेद के होने के वजह से इसका नाम द्विव्रणीय हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए जरा सूत्र क्रमांक
11। यहाँ पर इन्होंने मतलब हमारे पास एक पेशेंट आया और उसको घाव है, व्रण है। व्रण समझ में आया आपको? एब्सेस आ रहा है ना? कोई है ऐसा जिसको व्रण नाम समझ में नहीं आ रहा? आप लगा लो कि एक आदमी पियक्कड़ था, पीने के बाद कहीं से चोट लग गया और वहां घाव हो गया और वो पक रहा है अथवा वो पक नहीं रहा है। उस अवस्था को आयुर्वेद क्या बोलता है? व्रण बोलता है। अब वो जो व्रण है हमें निज आगंतुज आभ्यंतर बाह्य इस भेद से कच्चा है या पका है, उस भेद से और कौन सा दोष से युक्त है, हमें व्रण को इन इन बातों से हमें परीक्षण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ दोषों के बारे में बात कर रहे हैं। वातज व्रण स्तब्ध कठिन संस्पर्शो मंद श्रावो तिरुक मंद श्रावो अतिथिव्र रुक तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुत संभव। अगर वो व्रण वातज होगा तो उस जगह में सुई चुभने जैसी दर्द होगी। उसमें जैसे हम कहते हैं ना फुदकना, उसमें उसमें क्या होगा? फड़कन होगा, फुदकना सा होगा। दो सिम्टम्स उसमें ज्यादा दिखाई देगा। सुई के जैसा चुभन होगी और फड़कन होगा, उसके आसपास की जो स्किन है वो फुदकता है और झाईदार उसकी स्किन का कलर होता है। इस अवस्था को, क्योंकि देखो जो ये चरक संहिता है ना, ये काय चिकित्सा के संदर्भ में चरक संहिता का निर्माण हुआ है। चरक संहिता क्या है? ये चिकित्सा के बारे में चरक संहिता बेहतर बताता है। लेकिन शारीर विज्ञान और ये जो ऑपरेशन मतलब इस तरह की जो चीजें देखना है, इसको हम सुश्रुत से बहुत बेहतर समझ सकते हैं। चरक संहिता क्या है? काय चिकित्सा है। और चरक संहिता क्या है? शारीर विज्ञान है। तो आपने इसके विषय में, व्रण के विषय में और अध्ययन करना हो, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 22, इसको भी आप देख सकते हैं। वहां पर इस व्रण के बारे में बेहतरीन बातें बताया। तो वातज विद्रति की दो बातें आ गई, सुई चुभने जैसी दर्द होना और उसमें फड़कन होना। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर वात सामक चिकित्सा करना चाहिए। क्या क्या करना है? सूत्र क्रमांक 12 देखिए जरा। संपूर्ण ही स्नेह पानी स्निग्ध स्वेदोपनाह नहीं। मतलब यहाँ पर ये बोल रहे कि ब्राह्मण आहार के सेवन से स्नेह पान करना चाहिए, क्योंकि वायु है, अपतर्पण करता है तो संतर्पण करना है, ब्रीमण करना है। स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन करना है, पोल्टिस बांधना है, पट्टी बांधना है ना, प्रलेप लगाना है, वहां पर परिसेक द्वारा वातज व्रण की चिकित्सा करना है, उसमें सेकाई करनी है और कुछ आयुर्वेदिक जो तेल है उससे उसमें मसाज करना है, समथिंग ऐसा कुछ करना है। मतलब स्निग्ध उष्ण ऐसा चिकित्सा हमें करना है। पित्तज में देखिए जरा, उस व्यक्ति को सामान्य रूप से प्यास ज्यादा लगना, कभी कभी चक्कर आना, बुखार बार बार आना, गीला गीला सा लगना, जो घाव जहां पर है वहां हल्का जलन होना, उसमें से बदबू आना, वो जो स्किन है वो फट जाना, थोड़ा पीला पीला लाल लाल सा देखना, दुर्गंध पूर्ण शराब, वहां से मवाद जो निकल रहा है एकदम उसमें से बदबू आ जाता है। तो ये वो स्थिति है जिसको हम पित्तज व्रण बोलते हैं। तो पित्तज व्रण में शीतल मधुर तिक्त द्रव्यों से उस तरह के द्रव्य से युक्त जो कल का है, जो पेस्ट है, बना करके उसका लेप करना है। उसी तरह के जो जड़ी बूटी शीतल हो, मधुर रस प्रदान हो, तिक्त रस हो, तो उससे परिसेचन करना है, वहां पर उसमें धार लगाना है, मतलब उस घाव में, और रोगी को धृतपान करा करके विरेचन करना है। तो ये जो है पित्त दोष समन हो जाता है उससे। कफज में क्या क्या सिम्टम्स होगा? शरीर में भारीपन होगा, वहां पर कुछ बहुत उस व्रण से ना अधिक मात्रा में पानी जैसा चीजें निकलता है, घाव से पानी ज्यादा निकलता है। पित्त में क्या हो जाता है? पीला पीला सा या उस तरह का मवाद जैसा निकलता है पित्त में, और वो बड़ा बदबू मारता है। यहाँ पर बदबू नहीं आता है, लेकिन पानी जैसा कुछ तरल पदार्थ अधिक मात्रा में निकलता है, और वो जो घाव के चारों ओर बहुत गीला होता है, आ, ठीक है ना, चिकना होता है, मंद मंद हल्का हल्का सा भरा भरा सा वेदना होता है, वायु में सुई चुभने जैसा होता है, और ये भरा भरा सा उस तरह का दर्द होता है ना। उसका जो रंग है पीला और सफेद होता है कफज व्रण का।
और वहां से हल्का हल्का सा श्राव निकलता है, और ये बहुत दिनों के बाद ठीक होता है, जल्दी ठीक नहीं होता। वायु वाले थोड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं, कफ वाले बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। तो अगर ऐसा है तो यह कफज व्रण है, और यहाँ पर कषाय कठोर रुक्ष गुण प्रदान द्रव्यों से लेप करना है, उन्हीं से परिसेचन करना है, उस रोगी को लंघन कराना है, पाचक प्रयोग से शांत करना है। तो कफ पित्त वात अपने दोषों के हिसाब से वहां चिकित्सा करना है। तो यहाँ पर एकदम हम पहले से चीजें समझते हुए जाएंगे। हमने पहले अभी यहाँ क्या देखा, दोष देखा। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो घाव बना हुआ है, सूत्र क्रमांक 35 देखिए जरा। बाकी चीजें भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, जो इसके जो मुख्य मुख्य जो सूत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परिस्रावाच गंधाच दोषाचोपद्रवै सह व्रणानाम बहुदोषाणाम कृच्छत्वम चोपजायते। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि वह व्रण, जैसे आपके पास एक रोगी आया और उसका चिकित्सा करना चाहिए नहीं चाहिए, या बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला, या ठीक होगा ही नहीं, ऐसे स्थिति कैसे देखेंगे? तो उस व्रण में से हद से ज्यादा स्राव हो रहा है, दुर्गंध उसमें से ज्यादा आ रहा है, उसके शरीर में दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अधिक दोष से युक्त हो गया है ना, बहुदोषाणाम। कफ पित्त वात तीनों ही दोषों के लक्षण दिखता है, वो घाव में भी तीनों दोषों के लक्षण दिख रहा है। विशेष करके वहां से दुर्गंध ज्यादा आ रहा है रोगी में। रोगी बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, उसको लगता है कि अब तो मेरा काम खत्म हो गया है। ऐसा अगर वो सोचता है तो इसका मतलब क्या है कि ये कृच्छ साध्य है, ये बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला ये समस्या है ना, या असाध्य है। इस तरह की चीजें हमें यहाँ समझना होगा। सूत्र क्रमांक 44, बाकी चीजें आप देख लीजिएगा, है ना। 44, पूर्व रूपम विषक बुद्ध्वा व्रणानाम सोपमादित रक्तावसेचनम कुर्यत अजातः व्रण शांतये। यहाँ पर ग्रंथकार बोलते हैं कि वैद्य को चाहिए कि वो व्रण की पूर्व रूपावस्था में उत्पन्न शोथ को पहचान करके व्रणोत्पत्ति के पूर्व ही शोथ स्थान से दुष्ट रक्त को निकाल दे, जिससे व्रण उत्पन्न न हो। अब यहाँ पर कपिंग करे या रक्त मोक्षण करे, समथिंग चीजें करे, ये कब करना है? व्रण होने से पहले। हालांकि व्रण के बाद भी की जा सकती है, लेकिन व्रण अगर उसका मतलब कि उसका पूर्व रूप अवस्था में रोगी आ गया है, तो वहां हल्के हल्के ईचिंग हो रही है, खुजली हो रहा है, तो ऐसे अगर स्थिति है, इसका मतलब है कि वहां पर व्रण के पूर्व रूप अवस्था है। ठीक है, तो उसी अवस्था में वहां पर अगर हम रक्त मोक्षण कर देते, गंदा खून को बाहर निकाल देते, तो वहां पर फिर व्रण होने की संभावना ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका सबसे जबरदस्त सूत्र ये बनता है 52, 53, 54। यानी व्रण जो है पच्यमान है या पक्वा है, यानी व्रण अभी कच्चा है या पका हुआ है, इसको देखना बहुत जरूरी है। मतलब अभी व्रण तैयार हो गया है, अब ये व्रण कैसा है, कच्चा है या पका हुआ है? देखो सूत्र क्या बोलता है, रुकदाह राग तो दैस विदग्धम सोफमादि से जलवस्ति समस्पर्शम समपक्वम पीड़ितोन्नतम। अब मान लीजिए कि आपके पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने कहा है कि इसको वाइप्सी करना चाहिए, तो वाइप्सी करने से पहले हमें इस सूत्र को पढ़ना है। ये सूत्र तो मैं कहता हूँ कि सूत्र और ये अर्थ आपको लिख करके दीवार में कहीं टांगना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ही याद करने वाली बातें हैं, बंदा भूल जाता है ना। तो क्या लिखा है, जब सोथ में दर्द, जलन, लालिमा, सुई चुभने जैसी वेदना हो, तो उस विदग्ध को पच्यमान व्रण कहा जाता है। पच्यमान का मतलब है अभी वो कच्चा है, यानी कोई भी जो व्रण है उसमें दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, सुई चुभने जैसी वेदना हो रही है, तो ये क्या है, विदग्ध है, यानी पच्यमान अवस्था है। इसी प्रकार जब छूने पर या दबाने पर, दबाकर अंगुली हटाने पर फिर उबर आए तथा स्पर्श करने पर पानी भरी थैली के समान प्रतीत हो, तो उसे पका हुआ व्रण कहना चाहिए। तो देखो कच्चा व्रण और पका हुआ व्रण, इन दोनों में भेद है ना। तो जो कच्चा व्रण है उसको काटना नहीं है, मतलब जिस व्रण में दर्द हो रहा है, जैसे रोगी एक व्यक्ति आया, डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर हो सकता है, आप वाइप्सी करो, लेकिन उस रोगी के क्या हो रहा है, रुकदा राग तो विदग्धम सुपमादि से,
उसको वहां दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, रेडनेस उस व्रण के ऊपर रेडनेस हो रहा है, सुई चुभने जैसी दर्द हो रही है, तो ये क्या है? ये पच्यमान अवस्था है। ये कच्चा है, अभी पक रहा है। मतलब जब व्रण जब पक रहा होता है ना, शरीर के अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको जब पका रहा होता है, तो उस प्रसंग में ये जलन होना, पित्त पका रहा है तो जलन हो रहा है, वायु उसको पका रहा है तो क्या हो रहा है? सुई चुभने जैसी दर्द हो रहा है। देखो ना यहाँ पर कफ पित्त वात तीनों ही उस व्रण को पकाने के लिए आगे जा रहा है ना? दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, लालिमा, रेडनेस हो रहा है, सुई चुभने दर्द हो रहा है, उसमें भारीपन लग रहा है। एक शब्द आता है भारीपन, यानी कफ जब वहां पर जाता है उसको पकाने के लिए, तो हालांकि पकाने का काम तो वायु और पित्त का है, तो कफ के वजह से भारीपन लगता है, पित्त की वजह से उसमें जलन होती है, रेडनेस होता है, वायु की वजह से चुभने जैसे दर्द होती है। तो किसी भी घाव में कहीं पर भी डॉक्टर ने कहा कि ये भैया कैंसर हो सकता है, आप इसको बायोप्सी करो, तो सबसे पहले आपने यही सूत्र को देखना है। अगर ये सिम्टम्स हैं, दबाने पर उसको दर्द हो रहा है, तब क्या करना चाहिए? तब उसको बायोप्सी नहीं करना चाहिए, उसको काटना नहीं है वहां पर। तब हमें वहां पर जो ये चरक ने जो पच्यमाना अवस्था में किए जाने वाले दवाई की जो चर्चा जो किया है, हमें वो यहाँ पर वो करना चाहिए। पच्यमाना अवस्था में ग्रंथ क्या बोलता है, उस अवस्था में हमें वो करना चाहिए। नहीं, डॉक्टर तो क्या कह देगा? अब डॉक्टर तो आयुर्वेदिक विषयों को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, उनकी अपनी एक बात है। मैंने तो देखा डॉक्टर के पास गए, चाहे कैसे भी, वो तो बायोप्सी के लिए बोल देते। उस लेडीज का देखो बेचारा जान खत्म कर दिया उन्होंने। उन्होंने ऑपरेशन किया, दूसरे ही दिन लेडी पूरा उसके जहर निकल गया, और पूरे उसके पेट में जहर नीचे आ गया, और एकदम उसको मतलब एक दिन मतलब 2 दिन भी नहीं निकल पाई बेचारी, वो मर गई। तो ये जो ऐसी स्थिति है, अ, ये पच्यमान अवस्था। और पक्को अवस्था समझ में आई गई आपको, उसको छूने से, दबाने से, दबा करके अंगुली को हटाने पर फिर उबर आए तथा स्पर्श करने पर पानी भरी, मतलब जब आप उसको दबाते हो ना, तो पानी जैसा, मतलब उसमें दर्द का अनुभव तो नहीं होता है। जैसे होता है ना कि पानी भरा हुआ है किसी घाव में, है ना? आप कल्पना करो, उसमें जब हम दबाते हैं तो वो पानी फिर ऊपर की ओर आ जाता है ना ऐसे, और उसमें ज्यादा दर्द नहीं होती, हल्की सी खुजली होती है उसमें, और दबाने पर उसको बहुत अच्छा लगता है, और कोई दर्द का अनुभूति अनुभूति उसमें ज्यादा नहीं होता है, और पानी उसमें भरा हुआ रहता है। तो है ना? तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? पानी और समान प्रतीत हो, मतलब स्पर्श करने में पानी भरी हुई थैली के समान प्रतीत हो, तो उसे पका हुआ व्रण शोथ ऐसा कहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, 53-54 में लिखा है, पक्व शोथ भेदन लेप। अगर शोथ पका हुआ हो, मतलब उसमें कोई दर्द नहीं हो रहा है, समथिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तब उसमें क्या करना चाहिए? सुकुमार प्रकृति व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के पके, अब वो जो पक्व अवस्था में भी दो बातें बताया। व्यक्ति अगर सुकुमार है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया, और व्यक्ति अगर मजबूत है तो उसकी अलग प्रक्रिया, उसके मानसिक अवस्थाओं के हिसाब से बताया है ना। अब उसको भेदन करना है। देखो जब व्रण जब पक गया, पकने पर उसमें भेदन करना है। तो वेदन करने के लिए क्या करना है? तो अक्सर मेरा सबसे बढ़िया मेरा एक फॉर्मूला है, लेकिन उसमें तो यहाँ तो इन्होंने और चीजें यहाँ डाल दिया। जैसे तीसी, आप इसको नोट कर लो, ये बहुत अच्छा है। मतलब किसी का भी व्रण पक गया है, पकने के बाद या नोट क्या करना है, इसको आप याद कर लो बस, वेबसाइट में वैसे पढ़ा है। तीसी, गुगुल, सेउन का दूध, मुर्गा और कबूतर, अक्सर मैं मुर्गा और कबूतर ही लेता था। मैंने उस लेडीज के ना ब्रेस्ट में, उसके ब्रेस्ट के नीचे की ओर से पानी निकलता था जी। क्या? पानी निकलता था, उसका बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, यानी कि वो पच्यमान अवस्था में था वो। तो मैंने उसको ये मुर्गा का मल, वीट, और कबूतर का वीट, ये दोनों, और मैंने ये एलोवेरा जेल, इन तीनों को डाल करके थोड़ा सा पका करके लेप लगाने के लिए बोला। जब लेप लगाई तो उससे उसके पूरा वहां पर जो है ना, वो पक गया पूरा वो घाव, ब्रेस्ट। पकने के बाद वहां से पीप और ज्यादा अच्छा। एक दिल्ली में एक और पेशेंट था,
उसके कान के यहाँ पर ना इतना बड़ा फोड़ा था। तो डॉक्टर ने उसको कुछ-कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट किए होंगे। तो यहाँ पर इतना बड़ा फोड़ा था और फोड़ा से बार-बार पीप निकल रहा था, पानी निकल रहा था। तो मेरे को फ़ोन किया, से डॉक्टर ने तो कैंसर बोला हुआ है और वो बायोप्सी के लिए मुझे बोल रहे, क्या करें? मैंने कहा कि एक काम करो, पहले ये सब फोड़ा को, वही कबूतर का बीज और वो उसको मुर्गे का बीज, कबूतर का और एलोवेरा। उसने जैसे ही लगाया ना इसको यहाँ पर, मैंने कहा कि मुँह को खुला छोड़ देना, बाकी लगा लो। तो जैसे लगाया, दूसरे दिन सुबह तो उसका ये कोई खत्म ही हो गया पूरा। पूरा पानी उसने निकाल दिया बाहर। एक तो पूरा निचोड़ता भी रहा। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना किसी दवाई, देखो मेरा मानना ऐसा है कि जैसे हम लोग बहुत सारे ग्रुप में ऐसे जुड़े हुए हैं और वहाँ दे दनादन दिन में कई प्रकार के फार्मूला आता है, हम हर किसी को नोट करते। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब किसी एक डिजीज के लिए 3-4 तरह की दवाई को आप देखो, उसके ऊपर आप महारत हासिल करो, प्रैक्टिस करो, वो दवाई एक्चुअली उसकी एक्शन क्या है। मतलब वो जो दवाई क्या करता है, लोग तो दिन में धड़ाधड़ ग्रुप में डाल देते, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसका ना तो सिर है ना तो पूंछ है, कुछ है ही नहीं। वो दवाई शरीर में अंदर जाएगी, क्या करेगा, उसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर है ही नहीं। उन्होंने कुछ उनको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, किसी ने कुछ कह दिया, लिख दिया, वही ग्रुप में शेयर किया जा रहा है, ऐसा सारी चीजें होता है। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीजें करने से बेहतर ये है कि एक डिजीज जैसे डायबिटीज है तो उसकी अवस्था देखा। जैसे अभी मैंने मुर्गे का वीट और कबूतर का और एलोवेरा, इसको मैंने 3-4 पेशेंट के ऊपर लगाया। तो मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को मैं थोड़ा ये जान पा रहा हूँ कि ये एक तो उसका क्या करता है, भेदन करता है, उसको पका देता है और भेदन कर देता है उस घाव को। भेदन करना इसका मतलब क्या है? उसको पूरी तरह से पका देता है। मतलब पच्यमान अवस्था जो व्रण है, उस व्रण में पक्व व्रण बनाने के लिए वो काम करता है। तो पूरा पीप को बाहर निकाल देता है वो, अगर बाहर लगाओगे। उस मुँह को, उस घाव के मुँह को छोड़ कर के चारों ओर लगाना है वो लेप को। तो चारों ओर से उसको निचोड़ करके उसको बाहर निकाल देगा, सारा पीप को बाहर कर देता है। तो कोई भी दवाई जो है उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है, काम करना है। जिस प्रकार से एक माँ-बाप के, है ना? माँ-बाप के 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। 36वाँ बच्चे अगर आप बनाओगे, तो क्या हो जाता है कि उनके स्वभाव, उनकी स्थितियों को सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपने क्लिनिक में कुछ दवाइयाँ रखिए और उस दवाई के स्वभाव को आप पहचानिए, कि ये दवाई कहाँ काम करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह की कंडीशन में ये इसकी एक्शन कैसा होता है। तो ऐसे आप स्टडी करिए और उसके बाद आपको धीरे-धीरे महारत हासिल होता हुआ जाएगा और हमेशा ग्रंथों का विधिपूर्वक अध्ययन करिए। अब हम बात करेंगे पक्व सोत, यानी कि जो कच्चा है उसकी बात नहीं। अभी कच्चा जो है उसको पकाना है, पक जाने पर उसका भेदन करना है। मतलब कि मान लो अब देखो, किसी का बवासीर है, बवासीर भी तो एक तरह का व्रण ही है, बगंदर हो गया। अब बगंदर में कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी उसको लगाओ, सुखा दो। सुखा है क्यों? वो पक गया है। तो जो पक जाता है, जहाँ से मवाद निकल रहा है ना? उसके उसके मल द्वार से, वहां से पानी निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वो पक गया है। उँगली लगाने पर उसको खुजली सा हो रहा है और एकदम पक गया है। तो अगर वो पक जाता है तो उसको भेदन करना ही ज़रूरी होता है। उसको पाटन करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, या तो उसका जाके ऑपरेशन करा लो या तो कुछ दवाइयाँ लगा लो। दवाई क्या लगाना है जी ऐसे में? तो ये देखिए ज़रा, तीसी, गुगुल, सेवण का दूध, मुर्गा, कबूतर के बीज, पलाश का छार, भड़वार का बीज, दंती बीज, इनके कल का अच्छी तरह से बना करके उस भगंदर के चारों ओर, एक सामने का मुंह को छोड़ दो, उसके नीचे अच्छी तरह से इस लेप को लगा दो अंदर तक। तो पूरा उसको खींच करके क्या कर देगा, इसको भेदन कर देगा। ठीक है? ये लेप लगाने से क्या होगा? भेदन कर देगा उसका। तो मतलब हम कहते हैं ना कि भाई कहीं घाव हो गया है तो फलाना दवाई लगाओ। तो वो दवाई क्या करेगा उसमें? व्रण का रोपण करेगा, भेदन करेगा,
संतर्पण करेगा, क्या करेगा उसको? सुखाएगा, गीला करेगा, वो तो है। पहली बात तो वो देखना है कि उस दवाई का एक्शन क्या है। जैसे अभी हमने कहा कबूतर का मीट हो गया, सेउन का दूध हो गया, गुगुल हो गया, इसको बना करके पहले हम रख सकते हैं इसको। उसमें बहुत अधिक मात्रा में इसका सेउन के दूध से उसको भावना दे दो, दे करके एक डिब्बे में रख लेते। कोई भी ऐसा पेशेंट आ गया, उसका घाव हो गया है, पकने वाला है, मतलब पक चुका है, तो उसके चारों ओर लगा लो, उसके मुंह खुला छोड़ दो, एकदम तोड़ ताड़ करके सारा मवाद को बाहर निकाल देगा। जब मवाद बाहर निकल जाएगा यानी घाव फूट जाएगा, फिर उसमें व्रण जैसी चिकित्सा करनी है, व्रणवत चिकित्सा। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे कैसे कैसे चिकित्सा होनी है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? गुरुजी, ये जो आपने मध्य वाला बताया था, मध्य वाला, तो इसमें जो इच्छा शक्ति जो खत्म हो जाती है, उसको कैसे बढ़ाते हैं? मतलब उसके लिए क्या रहेगा? क्योंकि इच्छा शक्ति होगी तभी तो वो दवाइयों के लिए मानेगा और ये चीज के लिए होगा। हाँ, तो इसके लिए संतर्पण बताया ना जी। संतर्पण, अपतर्पण होने से इंसान के शरीर में इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। संतर्पण कर दो उसको। नहीं, पहली बात तो ये है कि पेशेंट को इच्छा शक्ति का मतलब ये है कि अगर वो तामस प्रवृत्ति वाला है, तो तामस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तो इस तरह के कोई भी अच्छी चीजों को वो एक्सेप्ट करता नहीं है। ये थोड़ी सी कठिन वाला क्वेश्चन है आपका। कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं कि वो पीना ही बंद नहीं करते, मतलब चाहते हैं कि क्या ही बंद करना, चलो और थोड़ी जो सी इच्छा कोशिश पूरी। करते हैं पर वो कर नहीं पाते, वो एक समस्या आ हाँ, जाती जो है। लोग कोशिश करते हैं ना, उनके लिए तो फिर आप संतर्पण करो, घृतपान कराओ, जो उसमें जो चिकित्सा दोष को आप देखो, फिर संतर्पण कराओ, फिर उसके बाद उसको वस्ती दे दो, उसके दोषों का निवारण करो अगर कोई ऐसे दोष है तो। और क्या कुछ करना है उसमें जरूरी है, दोषानुसार करिए। एक तरफ से जो मैंने आपको कुचला वाला बताया वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ये गंधक तेल वाला जो मैंने आपको बताया, ये भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है, पंचक्षीरी कषाय में मिला करके। ब्राह्मण पिपली। हाँ, वर्धमान पिपली, पिपली कर दो, वो भी गर्दन जी ने बताया, वो अच्छा है। वर्धमान पिपली करने से उसके अंदर शरीर में बल का संचय होगा, संचार होगा बल का। शतावरी का कल्प आप दे सकते हो उसको संतर्पण के लिए, दोषों के हिसाब से। वो भी अगर वायु है, शतावरी कल्प पित्त वात पित्त में दे दो। अगर कफ है तो आप उसमें पिपली का वर्धमान कर दो। पिपली वर्धमान कफ के लिए, शतावरी का कल्प प्रयोग वर्धमान प्रयोग आप वात पित्त के लिए। ठीक है। इस तरह से उसको मतलब किसी अ, भी हाल में संतर्पण ही करना है। गुरुजी, ये अध्याय नंबर 25 में बृहद अध्याय में जो हमने अभी बीच बीच में से कुछ कुछ सूत्र लिए हैं और कुछ छोड़ दिए हैं, तो ये मैं जो थोड़ा छोड़ शायद दिया मैं। है उसको आप लोग अपने एंड से पढ़ लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। ठीक है जी, नमस्कार।